हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों के लिए प्रतिशतता पढ़ाई थी और उसके अंदर जो 4 पॉइंट थे, 4 बिंदु थे, उनको भी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। आई होप आपको सभी अच्छे से समझ आए होंगे और उन पे बेस्ड जो हमने क्वेश्चन करे थे वो भी अच्छे से समझ आए होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो सांद्रता के पद मैंने आपके लिए पढ़ाए हुए हैं अभी तक, उनकी इकाइयों के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जब मोलरता, मोललता, नॉर्मलता ये पढ़ाई थी तो उनके बाद उनकी इकाइयाँ भी लिखी थी। वैसे तो वो इकाइयाँ बड़े आसानी से निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट ना रहे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो वो इकाइयाँ कैसे निकलती हैं वो भी आज मैं आपको बता देने वाला हूँ। ठीक है ना, तो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोलरता की। ठीक, तो मोलरता की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए सूत्र। मोलरता का सूत्र क्या होता है बताना ज़रा। विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, जो कि किस में लेना है, लीटर में। हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। मोलरता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से, विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से और विलयन के आयतन को V से, और लीटर में ले रहे हैं तो N। इतना हमें आता है पहले से। ठीक, अब बात अगर इकाई की कर रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं, इकाई की। तो अगर बात इकाई की कर रहे हैं तो n यानी क्या, मोल, और मोल की इकाई हम लिखते हैं मोल। मोल की इकाई हम क्या लिखते हैं, मोल। ठीक है, इतना हमें ध्यान रहना है। v की बात करें तो v मतलब क्या है, आयतन, और आयतन को हम किस में लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है आयतन की, लीटर। तो n यानी मोल और मोल की यूनिट होती है मोल, और v यानी आयतन और आयतन की यूनिट क्या होती है, लीटर। ठीक, अब अगर मैं यूनिट या इकाई की बात करूं तो मोलरता की इकाई आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, यही हो गई इसकी इकाई, मोल पर लीटर। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये डिवाइड में है, इस पर कोई पावर नहीं है तो कितनी मान लेंगे, 1। डिवाइड से हटा के हम ऊपर लिखेंगे तो आप ही बताइए, जब इसको हटा के ऊपर लिखेंगे तो इस पर लगी हुई पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की, यानी क्या लग जाएगा इस पर, इनवर्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। मतलब तो यही हुआ इसका, मोल पर लीटर। तो मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर। कैसे निकाली, n मतलब मोल, मोल की इकाई मोल, v यानी आयतन, आयतन की इकाई लीटर। ठीक है ना, तो मोलरता की इकाई क्या हो गई, मोल पर लीटर। ठीक, दूसरी बात करते हैं मोललता की। मोललता यानी स्मॉल m। विलय के मोलों की संख्या को मैं स्मॉल n से प्रदर्शित कर दूं। विलायक की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा हूं मैं किससे, w से, और kg में ले रहे हैं तो kg। ठीक, अब n यानी मोल और मोल की इकाई क्या होती है, मोल। अभी हमने देख लिया ना, मोल की इकाई तो हम मोल ही लिखते हैं। W यानी मात्रा, और मात्रा की इकाई में लिख रहा हूँ किलोग्राम। तो मोललता की इकाई क्या हो गई, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है ना, मोल प्रति किलोग्राम को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोल, और इस kg को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या लग जाएगा इसके ऊपर, इनवर्स। तो मोल kg इनवर्स। तो ये हो गई मोललता की इकाई, और ये हो गई, सॉरी, ये हो गई मोललता की इकाई, और ये हो गई मोलरता की इकाई। ठीक, ध्यान से आप देख लें। इसके बाद हम लोगों के लिए सांद्रता पद ताप से किस तरीके से प्रभावित होते हैं वो भी देखना है। फिलहाल हम इकाइयां देख रहे हैं, आप इतना नोट करें। कर रहे हैं नॉर्मलता की, और नॉर्मलता का सूत्र हमें पता है कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, जो कि हमें किस में लेना है, लीटर में। सूत्र हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मलता को कैपिटल N से, विलय के ग्राम तुल्यांकों को E से, और विलयन के आयतन को V से प्रदर्शित करते हैं। लीटर में ले रहे हैं तो साथ में लगा दिया मैंने L, और ये चीज़ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आज हम बात कर रहे हैं इसकी इकाई की। ठीक है ना, अब इकाई की अगर हम बात करें तो E यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या को मैं EQ से प्रदर्शित करता हूँ। EQ का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, ग्राम तुल्यांकी। तो EQ यानी ग्राम तुल्यांकी बटे V यानी क्या, आयतन, और अभी मैंने आपके लिए बताया आयतन की इकाई क्या होती है, लीटर। तो नॉर्मलता की इकाई क्या निकल के आती है, इक्विवेलेंट प्रति लीटर या तुल्यांकी प्रति लीटर। EQ यानी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब क्या, ग्राम तुल्यांकी। ठीक, तो EQ प्रति लीटर, और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, EQ, ये लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स। ठीक है ना, तो EQ लीटर इनवर्स, इस तरीके से भी ये चीज़ लिखी जा सकती है।
ठीक, इतना लिख लें आप। इसके बाद फिर बात करें अपन मोल प्रभाज की। तो मोल प्रभाज जो है उसकी कोई इकाई होती नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, इतना लिख लें हम। मोलरता और जितने भी सांद्रता के पद हमने पढ़े हैं वो तापमान से किस तरीके से प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मोलरता की। तो जो मोलरता होती है वो ताप पर निर्भर करती है। मोलरता यानी कैपिटल M ताप पर निर्भर करती है। जबकि हम बात अगर करें मोललता की, मोललता यानी स्मॉल m, तो ये ताप पर निर्भर नहीं करते। तो इस वाली बात को हम समझ लेंगे कि जो मोलरता है वो ताप पर निर्भर करती है और जो मोललता है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। तो ऐसा क्यों है वो देख लेते हैं अपन। अगर हम बात करें मोलरता की तो सबसे पहले आप जाइए मोलरता के सूत्र पे। क्या होता है बताइए, कैपिटल M इज इक्वल टू N यानी विलय के मोलों की संख्या बटे V यानी विलयन का आयतन, जो कि किस में लेना है, लीटर में। अब सूत्र में V यानी क्या है, आयतन। यहीं से आपको याद रखना है कि यहाँ पे मोलरता के सूत्र में बटे में यहाँ पे क्या आ रहा है, V यानी क्या, आयतन। और जो आयतन होता है वो ताप से प्रभावित होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों के लिए 11th में चार्ल्स का नियम पढ़ाया था और वहाँ भी मैंने आप लोगों के लिए आयतन और ताप के बारे में बताया था कि आयतन ताप से किस तरीके से प्रभावित होता है। खैर वो गैस में था, यहाँ पे हम विलयन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्लियर कट बात तो यही है कि जो ताप है वो आयतन को प्रभावित करता है। हम क्या देख रहे थे कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो गैस का आयतन भी बढ़ जाता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये इतना है कि ताप जो है अगर इसमें परिवर्तन करोगे तो आयतन में भी परिवर्तन होगा। और मोलरता का जो सूत्र है उसमें ये बटे में जो आयतन दिख रहा है इसमें भी परिवर्तन होगा। ताप में परिवर्तन करेंगे, आयतन में परिवर्तन होगा, और अगर आयतन में परिवर्तन होगा तो मोलरता में भी परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये है कि ताप में कोई भी परिवर्तन मोलरता को प्रभावित करेगा। तो मैं मोलरता के लिए लिख रहा हूँ कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है। जबकि अगर मैं बात करूँ मोललता की तो मोललता का सूत्र क्या है, देखिए अभी लिखा था मैंने, स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाई W kg, है ना। यहाँ पे ये जो W है, n मतलब विलय के मोलों की संख्या और W यानी विलायक की मात्रा। W क्या है, मात्रा। और हमें ये वाली चीज़ पता होना चाहिए कि मात्रा का ताप से और ताप का मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई जैसे मैंने 2 kg गैस ली, 2 किलो गैस ली, अगर मैं उसको गर्म करूं तो क्या वो 3 किलो हो जाएगी, नहीं होगी। भाई जाहिर सी बात है कि ताप का मात्रा पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आयतन की अगर हम बात करें तो ताप बढ़ाने से आयतन पे प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे सूत्र से सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा कि मोलरता के सूत्र में आयतन ले रहे हैं और आयतन में परिवर्तन होने पर, बताएं आयतन में परिवर्तन किस वजह से होगा, ताप की वजह से। अगर हम ताप में परिवर्तन करेंगे तो आयतन में परिवर्तन होगा, और अगर आयतन में परिवर्तन होगा तो मोलरता में भी परिवर्तन होगा। जबकि यहाँ पे अगर हम ताप परिवर्तित करें तो ना मोल ताप पर निर्भर करते और ना मात्रा ताप पर निर्भर करती। तो ताप में परिवर्तन करने से ना मोल पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है ना मात्रा पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। इसका मतलब मोललता पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं सीधे शब्दों में ये बात कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी भी विलयन का ताप परिवर्तित करूँ तो उसकी मोलरता भी परिवर्तित होगी, जबकि मोललता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इतना नोट करें, आगे बताता हूँ। तो जैसे बात करूँ मैं नॉर्मलता की, तो नॉर्मलता में हमने अभी सूत्र क्या देखा था, नॉर्मलता n इज इक्वल टू ई बाय वी एल, यही होता है नॉर्मलता का सूत्र, जिसमें n मतलब क्या होता है नॉर्मलता, e मतलब ग्राम तुल्यांकी और v मतलब क्या, आयतन।
अब नॉर्मलता के सूत्र में भी क्या आ रहा है, वी, वी यानी क्या, आयतन। अब आपको यहीं से क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर सूत्र में आयतन आ रहा है तो ताप परिवर्तित करेंगे तो आयतन भी परिवर्तित होगा, और आयतन परिवर्तित होगा तो नॉर्मलता भी परिवर्तित होगी। तो जो नॉर्मलता है ये भी ताप पर निर्भर करेगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रतिशतता की, प्रतिशतता मैंने कल आपके लिए पढ़ाई थी, उसमें मैंने जो आपके लिए पढ़ाया था परसेंट W/W यानी द्रव्यमान प्रतिशत। बताइए जरा द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या था, कल ही पढ़ाया हमने ये, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। और दोनों किस में लेनी थी हमें, ग्राम में, गुणा 100। तो ये सूत्र था जो मैंने कल आपके लिए पढ़ाया है। अब ऊपर भी मैंने विलय की मात्रा ली हुई है और नीचे भी विलयन की मात्रा ही ली हुई है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मात्रा ताप से प्रभावित नहीं होती, तो अगर मैं ताप में कोई भी परिवर्तन करूं तो परसेंट W/W यानी द्रव्यमान प्रतिशत पे भी कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अतः ये ताप पर निर्भर नहीं करता। जबकि अगर मैं लिख दूं परसेंट V/V तो सूत्र क्या आता है, विलय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में गुणा 100। ठीक। अब इसमें आप देखिए कि मैंने विलय का भी आयतन लिया हुआ है और विलयन का भी आयतन लिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे मैं ताप में कोई भी परिवर्तन करूं तो ताप के परिवर्तन का सीधा प्रभाव आयतन पे पड़ेगा, और आयतन पे प्रभाव पड़ने के वजह से परसेंट V/V यानी आयतन प्रतिशत पे भी प्रभाव पड़ेगा। हमने कल ही पढ़ा ये परसेंट W/W यानी द्रव्यमान प्रतिशत और परसेंट V/V मतलब आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों तरफ मात्रा है तो ताप में परिवर्तन का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जबकि आयतन प्रतिशत में दोनों तरफ आयतन है तो ताप में कोई भी अगर परिवर्तन होगा तो आयतन प्रतिशत पे उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से आपको दिमाग में एक बात क्लियर कट बना लेनी है, वो ये है कि जितने भी सांद्रता के पद हमने पढ़े उन सांद्रता के पदों में जिन सांद्रता के पद के सूत्र में आयतन लिया हुआ है वो ताप पर निर्भर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि तापमान में परिवर्तन होगा तो आयतन में परिवर्तन होगा, और आयतन में परिवर्तन होगा तो उन सांद्रता पदों में भी परिवर्तन आएगा। जबकि ऐसे सांद्रता के पद जिनके सूत्र में हमने आयतन नहीं लिया हुआ है, मात्रा ली हुई है, और हम जानते हैं कि मात्रा ताप पर निर्भर नहीं करती या ताप भी मात्रा को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, तो उन सांद्रता के पदों में जिनके सूत्र में आयतन नहीं है ताप में परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक। तो ये वाली चीज़ हमें दिमाग में अच्छी तरीके से बना लेनी है। तापमान निर्भरता हमने अच्छी तरीके से पढ़ी, आई होप आपको समझ में आई होगी, इतना आप नोट करें। तो आज मैंने आप लोगों को सांद्रता पद की इकाइयाँ और उनकी तापमान पर निर्भरता को अच्छी तरीके से समझाया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ें, जो भी आपको डाउट लिख ले वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछिए। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, उसमें जो हमारा कंसल्टेशन टर्म बचा हुआ है 1-2 वो हम क्लियर करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल भी हम करने वाले हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास आप अच्छी तरीके से पढ़ना, लेकिन उसके लिए इस क्लास को भी ठीक से क्लियर कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।